है तजुर्बों से जाना, इश्क जिम्मेदारी नहीं होती, ये तो हो जाता है, इसकी तैयारी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आईने के सामने बैठी धृति अपने सुंदर से लंबे काले बालों की चोटी गूंथ रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाई जा रही थी। पीछे से कोई कमरे में घुसा। वो आहट से ही पहचान सकती थी कि ये कोई और नहीं उसके प्यारे पति आकर्ष हैं। आकर्ष ने कमरे में घुसते ही अपने बिस्तर पर रखी हुई धृति की साड़ी उठाकर जमीन पर फेंक दी। आकर्ष, कितनी बार कहा है ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3,000 की। हमारे घर से चढ़ावे में आई थी, नीचे क्यों फेंक दी? दोबारा तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे मेरे बिस्तर पर नहीं दिखनी चाहिए, और अगर दिख गई तो क्या करेंगे? धृति अपनी मोटी मोटी आंखों की पलकें चमकाती हुई बोली। आकर्ष गुस्से से उबलता हुआ धृति के करीब आया। वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। आकर्ष बोला, अगर नजर आई तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। और ये किस चीज़ की इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है? आकर्ष अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला, सरसों के तेल की। अभी अभी तो हमने चोटी बनाई है, आप कहें तो आपके सर की मालिश कर दें। धृति चाबुक की तरह अपनी चोटी घुमाती हुई बोली, कोई ज़रूरत नहीं, गेट लॉस्ट। वो अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए बोला। हैं का बोले, हिंदी नहीं आती का आपको? धृति आने अपने ठेठ देहाती अंदाज में बोली। मैंने कहा यहाँ से जाओ, और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर ये सरसों का तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो निकलो, कहकर उसने बहुत ही बेदर्दी से धृति का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर कर दिया। 25 साल का आकर्ष लंदन के कॉलेज से MBA करके हाल ही में भारत लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता का बिजनेस उसे ही संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा था आकर्ष सिंह राजपूत। लंदन में रहकर खूब जिमिंग करके आकर्ष ने एक अच्छी खासी एथलीट बॉडी बना रखी थी। माथे तक आने वाले बाल, गोला रंग और 6 फुट का कद उसे किसी फिल्मी हीरो जैसा लुक देता था। बदकिस्मती यह रही कि आकर्ष के पिता रक्षित का कानपुर के पास के ही गांव की जमीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। रक्षित वहां चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जबकि गाँव के मुखिया किसी भी कीमत पर वो फैक्ट्री वहाँ नहीं लगने देना चाहती थी। रक्षित ने पैसे देकर भी मुखिया जी को अपने पाले में लाने का प्रयास किया था और विफल हो चुके थे। मुखिया रामकिशोर जी ईमान के बड़े पक्के थे। हालांकि रक्षित के रुतबे और शोहरत से मुखिया जी काफ़ी प्रभावित थे। ईमान कितना भी सच्चा क्यों न हो, उसके बिकने के लिए एक अच्छी कीमत होनी चाहिए। आखिर में रक्षित ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा कर लिया। मुखिया जी की इकलौती बिटिया धृति की शादी अपने बड़े बेटे आकर्ष से तय कर दी। अपने बेटे की राय जानने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। आकर्ष ने जब शादी से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, अगर वो शादी नहीं करेगा तो बिजनेस के साथ साथ जायदाद से भी उसे बेदखल कर देंगे। बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की चाहत रखने वाले आकर्ष को अपने पिता के फैसले के आगे हार माननी पड़ी और धृति ने राजपूत खानदान की बड़ी बहू बनकर घर में प्रवेश किया। धृति चतुर्वेदी 20 साल की, गांव की घोर गंवार लड़की, देखने में एकदम गुलबहार के फूल जैसी उजली, खिलंदड़ स्वभाव की। उम्र का बचकानापन तो जैसे गया ही नहीं, जैसे तैसे उसने BA पास किया था, या समझिए कि जुगाड़ करके कराया गया था। वैसे भी धृति जैसी लड़की को BA से अधिक कुछ करना मुखिया जी को पैसे की बर्बादी ही समझ आता था। काहे कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा रुचि उसकी किताब से पन्नों का एरोप्लेन और नाव बनाने में होती थी। मुखिया जी ने ऊंचे घराने में फटाफट ब्याह के अपनी इकलौती जिम्मेदारी से भी मुक्ति पा ली। दान दहेज में रक्षित जी को फैक्ट्री के लिए ज़मीन तो मिली ही, साथ ही उनकी फूड मिल्स के लिए हर साल कच्चे माल की सप्लाई मुखिया जी के खेतों से होने लगी। बिरादरी वाले राजी नहीं थे। ब्राह्मण की बिटिया ठाकुरों में क्यों ब्याही जाए? ब्राह्मणों में अच्छे लड़कों का अकाल है क्या? लेकिन मुखिया जी को केवल रक्षित राजपूत की शान शौकत में पल रही अपनी लाडली नजर आ रही थी। धृति भी अधिकतर गांव की लड़कियों की तरह गृह कला में बेहद निपुण थी, चाहे रसोई हो या सफाई या घर की साज सज्जा। धृति के होते हुए मुखिया जी का आंगन हमेशा गाय के गोबर से लिपा पुता चमचमाता नजर आता। खाने में कड़ी पकौड़े से लेकर दही बड़े तक शायद ही कोई ऐसा पकवान हो जो वो ना बना पाती हो। लेकिन धृति की किस्मत में गाय के गोबर से लीपा हुआ आंगन नहीं, बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमचमाते हुए फर्श लिखे थे। उसे कितने भी पकवान क्यों ना बनाने आते हों, लेकिन उसे गांव की गवार और जाहिर समझकर रसोई में घुसने भी नहीं दिया जाता था।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ससुराल में उसका शोषण किया जाता था, लेकिन उसकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन धृति रसोई में खाना बनाने गई तो गर्म माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहने सीधा अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उससे भी बुरा हुआ जब उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर में फंसा ली। शुक्र था कि आकर्ष के अलावा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन प्यार से उसे समझाने और वैक्यूम क्लीनर न चलाना सीखने की बजाय आकर्ष उस पर भड़क गया और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से तो उसने सबने तौबा ही कर ली और सारा काम नौकरों को ही करने दिया। धृति की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये उसके लिए केवल टीवी सीरियल और फिल्मों के ज्ञान तक ही सीमित था। आकर्ष के आसपास होने से उसे गुदगुदी महसूस होती थी। वो चाहती थी आकर्ष उसके साथ वैसे ही शरारतें करे जैसी फिल्मों में हीरो हीरोइन के साथ करते हैं, लेकिन आकर्ष को वो अपने आसपास फूटी आंख न सुहाती थी। जब आकर्ष कमरे में नहीं होता तो वो उसकी शर्ट की बाहों को अपनी कमर में लपेट लेती और झूम जाती। आकर्ष उसकी कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। कारण भी था, आकर्ष के अलावा घर में सभी की चहेती थी वो, चाहे उसके सास ससुर हों। सबकी जुबान पर पूरे दिन एक ही नाम होता था, धृति का। धृति और आकाश की शादी के पीछे भले ही एक कुछ कूटनीतिक कारण रहे हों, लेकिन रक्षित और उनकी पत्नी शोभा को धृति पहले ही नज़र में भा गई थी। इन सबसे ज़्यादा प्यारी थी उसे अपनी ददिया सास यानी आकर्ष की दादी, जल्दी ही 80 पार करने वाली, चलने फिरने से लाचार। दादी की सेवा के लिए 3 नौकर लगाए गए थे। उनका अलग कमरा था। धृति ने सारे नौकरों को हटाकर उनका सारा काम अपने हाथ में ले लिया। वैसे भी घर का कोई काम उसे करना नहीं होता था, इसलिए पूरे दिन वो दादी जी के आगे पीछे लगी रहती। कभी सरसों के तेल से उनके जर्जर हाथ पैरों की मालिश करती, कभी उनके बचे खुचे सफ़ेद बालों की चोटी रिबन से गूंथती, कभी गर्म पानी करके उन्हें अपने हाथों से मल मल कर नहलाती। उनके नाश्ते और खाने के टाइम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। दादी अपनी पतोहू पर वारी जाती। कहते हैं अपनापन इंसान की हर बीमारी दूर कर देता है। कहाँ तो दादी माँ खुद करवट भी नहीं ले पाती थी और कहाँ अब वह खुद बिना सहारे के पलंग पर उठकर बैठ जाती थी। धृति दादी की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी और दादी जी भी जी भरकर आशीष देती जाती थी। खूब नान नान लइका बिटिया खेले तुम्हारी गोदी में, तुहार सुहाग बना रहे बिटिया। उन्हें क्या पता लइका बिटिया होने की तो नौबत ही नहीं आने देता उनका पोता। घर में उसे अपने देवर के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया था, अर्नव सिंह राजपूत, रक्षित का छोटा बेटा और आकर्ष का छोटा भाई। अर्नव धृति का हमउम्र था, इसलिए दोनों में खूब छनती थी। वो धृति को भाभी कहने की बजाय नाम से ही बुलाता था। घर में इस बात के लिए उसकी खूब डांट पड़ती थी, लेकिन उसके कान पर जूं न रेंगती। पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो वो था उसका बड़ा भाई आकर्ष। अर्नव शहर के नामी कॉलेज से BBA कर रहा था, जिसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिंगर बनना था, गाने का उसे शौक था, जिसे वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था। धृति इधर आओ मेरे साथ, अर्नव धृति का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। अरे अरे रुको तो, क्या काम है बोलो। धृति जो दादी के कमरे में पलंग पर चादर बिछा रही थी गुस्से में बोली। अरे जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। अर्नव की आंखों में शरारत थी। धृति अर्नव के साथ जैसे ही बाहर आती है, अर्नव फुर्ती से पहले से घोल कर रखे हुए रंग से धृति को ऊपर से नीचे तक सराबोर कर देता है। हैप्पी होली धृति, अरे वाह तुम तो गुलाबी चुड़ैल लग रही हो एकदम। धृति जो गुलाबी रंग से रंगी भूत बनी खड़ी होती है। अच्छा तुम बच जाओगे क्या, रुको जरा बताती हूँ तुम्हें, यहीं खड़े रहना, तुम्हें भोले बाबा की कसम। कहती हुई धृति रंग की बाल्टी उठाकर अर्नव की तरफ दौड़ी। अर्नव पोर्च की तरफ भागा। धृति ने तेजी से रंग की बाल्टी उठाकर पलट दी। अरे ये क्या, अर्नव तो साफ बच गया, जबकि पोर्च में ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े प्यारे पतिदेव रंग से नहा लिए। धृति को काटे तो खून नहीं, बेचारी आंख मूंदकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे शेर की पूंछ पर पैर रखने के बाद कोई नन्हा सा हिरन अपनी मौत के इंतजार में आंखें मूंद लेता है। धृति की तरफ पीठ करके खड़ा आकर्ष किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो पलटकर धृति को देख पाता, अर्नव ने आकर धृति के हाथों से रंग की बाल्टी छीन ली। वो भैया वो बुरा न मानो होली है। धृति पर बरसने वाले अंगारे अब अर्नव पर तोप के गोलों की तरह गिर रहे थे। धृति ससेटी हुई अपने पति का गुस्सा देख रही थी।
धृति चुपचाप अपने पति का गुस्सा देख रही थी। आकाश धृति का भीगी बिल्ली जैसा चेहरा देखकर ही समझ गया था कि रंग अर्नव ने नहीं बल्कि धृति ने फेंका है, और इसलिए धृति का गुस्सा भी उसने अर्नव पर निकाल दिया और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। धृति बेचारी अर्नव को लाचार निगाहों से देख रही थी। शुक्रिया मेरी आफत अपने सर पर लेने के लिए। धृति अपना सा मुंह लेकर लिपि पुती अपने कमरे में नहाने चली गई। बाथरूम में आकर्ष था जो रगड़ रगड़ कर खुद पर गिरे रंग छुटा रहा था। वो सिर्फ एक तौलिए से बाथरूम से बाहर निकला। सामने जमीन पर धृति बैठी हुई बाथरूम खाली होने का इंतजार कर रही थी। आकर्ष को बिना कपड़े के देख धृति ने अपनी नजरें झुका लीं। आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो वैसा ही सड़ा सा मुंह बनाए अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। धृति ने चोर निगाहों से आकाश को घूरना शुरू किया। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, एकदम सांवरिया फिल्म के रणवीर कपूर जैसे, बस जरा गुस्सा कम किया करिए। वो मुस्कुराते हुए आकाश को देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ घूरता देख आकाश बोल पड़ा, नहाने क्यों नहीं जाती? एक तो वैसे ही सारा फ्लोर गंदा कर दिया है तुमने, नहाकर इसे तुरंत साफ करो। फिर उसे तुरंत कुछ याद आ गया और धृति से बोला, रहने दो देवी जी, तुम मत साफ करना, मैं किसी नौकर से बोल दूंगा। धृति चुपचाप उठकर नहाने चली गई। आज होली थी। धृति ने अपनी सासू माँ की मान मनोबल करके गुजिया बनाने की परमिशन ले ली, लेकिन साथ में शर्त थी कि वो सब कुछ सिर्फ नौकरों की देखरेख में ही करेगी। धृति खुशी से उछल पड़ी। उसकी अपने ससुराल में पहली होली थी। धृति के मायके से भर भर के शगुन भेजा गया था। ढेर सारी गुजिया, मिठाइयाँ, गाय के दूध का बना शुद्ध खोया, देसी घी, सूखे मेवे और तमाम सामान था। घर के हर इंसान के लिए कुछ न कुछ तोहफे थे। धृति का परिवार भले ही गांव का था, लेकिन बहुत समृद्ध और पैसे वाला था। गांव में उनकी 3 दूध की डेयरी थी, अपनी आटा चक्की थी, करीब 50 गायें और उतनी ही भैंसें थी। कानपुर शहर में मुखिया जी की पशुओं के चारे की दुकान थी। खेत खलियान तो थे ही, इसके अलावा काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी थी, जो अलग गांव में मुखिया जी का रुतबा तो था ही। धृति ने बड़े मन से गुजिया बनानी शुरू की। अपने मायके की रसोई में निडरता से फुदकी घूमती थी धृति। यहाँ मॉड्यूलर किचन में हर चीज़ को हौले से छू रही थी धृति कि कहीं फिर से उससे कोई गलती ना हो जाए। नौकर उसे जैसे बताते थे वो वैसे ही कर रही थी। यहाँ सामान तो सब वही था, लेकिन उपकरण आधुनिक थे, जिनमें से कुछ तो धृति ने कभी देखे ही नहीं थे। वो किताबी ज्ञान में भले ही कच्ची थी, लेकिन सीखने में माहिर थी। नौकर जिस चीज़ को एक बार चलाना बता देते थे, वो उसे अच्छे से ध्यान लगाकर रखती थी। कुछ ही देर में उसने कई सारे पकवान बना डाले। फिर वहीं पसर कर ज़मीन पर बैठ गई। अम्मा कितना याद कर रही होंगी हमें, हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं मायके जाने के लिए, बेचारी अकेले ही सब बनाई होंगी। सोचते सोचते प्यारी सी आँखों से झिलमिल होते हुए 2 मोती उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। लाख वारे न्यारे हों ससुराल में, पर मायका तो मायका ही होता है आखिर। तब तक नवाबजादे अर्नव ने किचन में प्रवेश किया। हाँ, क्या खुशबू है, क्या बना रही है, जरा देखूं तो, कहते हुए उसने गर्म गर्म गुजिया से भोग लगाना शुरू कर दिया। अर्नव इस बात से अनजान था कि ये सब धृति ने बनाया था। उसे तो यही पता था कि धृति को कोई किचन में घुसने नहीं देगा। वाह, क्या स्वाद है, ये किसने बनाया है? धृति, कोई नया कुक आया है क्या? वाह जी, चाहता है हाथ चूम लूं। धृति ने फटाफट बच्चों की तरह हाथों को मुट्ठी बांधकर आगे बढ़ा दी। अर्नव उसे देखकर हंसने लगा। अब ये मत कहना तुमने बनाया है। हाँ, मैंने ही बनाया है। तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? मम्मी जी ने। अर्नव, आज तो ना ये गुजिया खाने के बाद मम्मी पापा तो क्या, प्यारे भैया भी तुम्हारे फ़ैन हो जाएंगे। अच्छा जी, मीठा तो बहुत पसंद है उन्हें। बातें तो करेले जैसी करते हैं आपके भैया, थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तुम्हें बुरा लगता होगा ना, वो तुम्हें ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं देते, अर्नव ने कहा। धृति ने गुजिया खाते हुए बोला, ना बिल्कुल नहीं, बस जब डांटते हैं तो लगता है मार ही डालेंगे। इतना कह के वो 4 गुजिया प्लेट में रखकर दादी माँ के कमरे में भाग गई। रात में घर का माहौल ही अलग था। सबकी जुबान पर धृति की गुजियों के स्वाद की तारीफ थी, सिवाय आकाश के। वैसे तो सबकी नज़र बचाकर 5-6 गुजिया साफ कर चुका था वो, लेकिन धृति की तारीफ कैसे करता? उस गंवार की तारीफ तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले गए। आकाश जब काफ़ी देर तक कमरे में नहीं आया तो धृति ने बाहर नौकरों से पूछा, छोटे मालिक कहाँ हैं? ऊपर बार में, कहकर नौकर जाने लगा। ए सुनो तो जरा, क्या बताए हो? धृति पीछे से चिल्लाई। ऊपर बड़े मालिक के साथ बार में बैठे हैं, कहता हुआ नौकर नीचे चला गया। धृति सीढ़ियों से ऊपर गई तो ऊपर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई।
एक बड़े से हॉल में कांच का गोल काउंटर बना हुआ था जिसमें तमाम महंगी से महंगी और पुरानी से पुरानी शराब की बोतलें रखी हुई थी। काउंटर के पास पड़ी सोफा नुमा बड़ी सी कुर्सियों पर आकाश और उसके पिता रक्षित बैठे हुए जाम लगा रहे थे। यही एक जगह थी जहां आकाश अपने पिता के साथ कुछ देर बात कर लेता था, वरना जब से उन्होंने धृति से उसकी शादी कराई थी तो वो अपने पिता से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। घोर कलयुग। धृति अपने दोनों हाथों को कानों से छुआती हुई बोली, बाप बेटा एक साथ बैठे जाम छलका रहे हैं। हमारा कोनो भाई होता और ऐसन करता तो पिताजी बेल्ट बेल्ट सूंध देते। बेल्ट से उसे अपने गांव की सहेली रिंकी और मोनी की याद आ गई। रिंकी के ब्याह को तो 3 महीना भी नहीं हुआ था। जब माँ के आई तो उसने बताया कि उसका आदमी रोज़ रात को शराब पी कर आता है और उसे बेल्टों से खूब पीटता है। मोनी का भी यही हाल था। मोनी उसकी अम्मा को बता रही थी कि ये चच्ची, ये शराब सबसे खासे मर्दन का हैवान बनाई देत है। हमार मर्द रोज़ रात को बिना बात के मारा पीटी शुरू कर देता है। का करी चच्ची, बताओ जिया नहीं जात ऐसन आदमी संगे। धृति मासूम धृति कांप गई। अगर उन्होंने भी यही किया तो? रिंकी की तो लव मैरिज थी, तब उसका मर्द इतनी कुटाई करता है। यहाँ तो शुरू से ही इनने हम पर तलवारें तान रखी हैं और अगर आज पीट दिए तो? डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। अचानक उसकी नज़र आकाश की कमर में बंधी प्योर लेदर की काली चिकनी बेल्ट पर पड़ी। उसने डर के मारे अपनी आंखें ही मूंद लीं और दनदनाती हुई अपने कमरे में चली आई। इस बार में रक्षित आकाश से नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर डिस्कस कर रहे थे। 3 दिन बाद ही डेट फाइनल की है मैंने। तीनों प्रोडक्ट हम एक ही इवेंट में लॉन्च कर देंगे। मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, इसलिए पूरा परिवार वहाँ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रक्षित ने कहा। आकाश जो अपने गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा डाल रहा था, पूरा परिवार होगा, लेकिन अगर आपकी परिवार की परिभाषा में वो देहाती भी है तो आई एम सॉरी, उसे लेकर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, किसी इवेंट में तो बिल्कुल नहीं। रक्षित बोले कि अब वह तुम्हारी पत्नी है, थोड़ा रेस्पेक्ट दिया करो उसे। आकाश गुस्से में से गिलास टेबल पर पटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप शादी ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकते। कोशिश भी मत करिएगा। आपकी बहू है, आप साथ लेकर जाइए, मैं अपनी बीवी बनाकर उसे कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। कहकर आकाश 4-5 गिलास एक ही सांस में गटक गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला आया। वो भयंकर नशे में था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो बिस्तर पर धड़ाम से गिर गया। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर गई। उसकी आंखें सही से खुल भी नहीं पा रही थी। उसे लगा सामने सोफे पर कपड़ों का पहाड़ सा लगा हुआ है। ये औरत क्या क्या करती रहती है मेरे कमरे में रहकर। इतनी बेतरतीबी से कपड़े सोफे पर फैला रखे हैं और जरा भी चिंता नहीं है इसे। वो धीरे से उठा और लड़खड़ाता हुआ सोफे की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कपड़ों का ढेर हिल रहा है। वो गौर से देखने लगा और एक एक कपड़ा हटाने लगा। आखिर में एक मोटी सी ब्लैंकेट उसने जोर से खींची तो अंदर डर से कांप रही धृति बैठी थी। तुम? आकाश आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। धृति ने आप देखा ना ताप जल्दी से कूदकर उसकी पैंट में बंधी बेल्ट खोलने लगी। आकाश की आंखें तो अभी तक खुली नहीं थी, एकदम बड़ी बड़ी हो गईं। क्या कर रही हो तुम? बोलो, छोड़ो मेरी पैंट। नशे में मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो ताकि बाद में मुझे ब्लैकमेल कर सको? उसकी बातों को अनसुना करते हुए धृति का पूरा ध्यान उसकी कमर से बेल्ट खींचने में था। इसी खींचतानी में आकाश लड़खड़ाता हुआ सोफे पर उसके ऊपर गिर गया। उनका चेहरा एक दूसरे से इतना करीब था कि पहली बार ना चाहते हुए भी उसकी आंखें धृति की आंखों से टकरा गईं। 2 मिनट के लिए आकाश मानो उसकी झिलमिलाती आंखों की गहराइयों में खो सा गया, लेकिन धृति का पूरा ध्यान अपने मिशन पर था। इतनी देर में उसने आकाश की बेल्ट उसकी कमर से निकालकर सोफे की दरार में घुसा दी और उसे देखकर अपनी घनी काली पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। आकाश को वक्त लग गया उसके जादू भरे काले नयनों की मायाजाल से मुक्त होने में। आप मुझे मारेंगे ना? नहीं। आकाश अभी भी हिप्नोटाइज था। शराब क्यों पी फिर? ताकि उस दर्द को कम कर सकूं जो तुमसे ज़बरदस्ती शादी कराकर मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो सोफे से उठा और बेड की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाने लगा। उन्हें क्या लगता है तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे गले बांध कर उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली? वो जीत गए ना? बिल्कुल नहीं। मैं कभी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। अगर शादी कराना उनकी जिद थी तो ये मेरी जिद है, कहकर वो धड़ाम से बेड पर गिरा और सो गया। 3 दिन पूरा परिवार शाम के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए तैयार हो रहा था। रक्षित और शोभा भी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे।
धृति के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह उसे दे दो जो भी आज शाम को पहनेगी। शोभा जी अपनी वार्डरोब से साड़ी सेलेक्ट कर रही थी, थोड़ा गंभीर हो गई। आपको लगता है आपका लाडला उसे अपने साथ ले जाएगा, कहा शोभा जी ने। शोभा की बात सुनकर रक्षित अपना सिर झुकाकर बिस्तर पर बैठ गए। कभी कभी लगता है मैंने अपनी जिद में उस बच्ची के साथ बहुत गलत कर डाला। मुझे लगता था एक न एक दिन आकाश उसे अपना ही लेगा, रक्षित बोले। शोभा रक्षित के कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। नहीं रक्षित, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। पहले मुझे भी वो पसंद नहीं थी, लेकिन धृति के घर में आने के बाद से मुझे लगने लगा है आकाश को उससे प्यारी जीवन साथी कभी नहीं मिल सकती थी, और इस बात को आपका लाडला जल्द ही समझ जाएगा, कहा शोभा जी ने। रक्षित बोले, पता नहीं उस मासूम पर क्या बीतती होगी जब ये उसके साथ ऐसा व्यवहार करता होगा। शोभा ने रक्षित का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ भी नहीं सोचिए, हम हैं ना अपनी बहू को प्यार देने के लिए। शोभा ने एक ब्यूटी पार्लर में कॉल करके एक असिस्टेंट को बुलवाया और उसे धृति को तैयार करने को कहा। शाम को सभी तैयार होकर धृति का ही वेट कर रहे थे। आकाश ऑफिस से आने ही वाला था। पार्लर वाली धृति को लेकर उतरती है। पर्पल और वाइट फूलों वाली सिंपल सी ऑर्गेन्जा साड़ी में बालों का सुंदर सा जूड़ा बनाए धृति ने गले में अपनी सासू माँ का दिया हुआ पतला सा डायमंड नेकलेस पहना था। कानों में मैचिंग छोटे छोटे ईयरिंग्स थे और हाथों में डायमंड के जड़ाऊ कंगन। चेहरे पर बहुत मामूली से मेकअप था, मांग में लाल सिंदूर और माथे पर चमकती पर्पल बिंदी। धृति अब सचमुच किसी हाई सोसाइटी की वेल मेंटेन हाउसवाइफ लग रही थी। उसे कोई देहाती नहीं कह सकता था, बशर्ते वो अपना मुंह ना खोले तो। शोभा तो उतरते ही धृति की बलाएं लेने लगी और अपने काजल से उसके गले के पीछे टीका लगा दिया। धृति इतनी सुंदर लग रही थी कि एक बार अर्नब की भी नज़र उस पर टिक कर रह गई, लेकिन उसने अपना सर झटका और फिर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। आज तो किसी का कत्ल होने वाला है, उसने धृति को आंख मारते हुए कहा। किसका? धृति ने मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। उनका। अर्नब ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए दरवाजे से आते हुए आकाश की तरफ इशारा किया। सब तैयार थे, बस आकाश का इंतजार था। उसके आते ही रक्षित ने सबको कार में बैठने को कहा। आकाश की नज़र धृति पर पड़ी तो मानो बिजलियां सी टूट पड़ी। ये तैयार होकर कहाँ जा रही है? आकाश गुस्से से चिल्लाया। हमारे साथ जा रही है, रक्षित ने गंभीर होकर कहा। इसका वहाँ कोई काम नहीं है और मैं इसे अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊँगा। इससे कहिए अभी के अभी वापस जाए, वो आएगी। तुमने ही कहा था ना कि तुम उसे अपनी बीवी बनाकर नहीं ले जाओगे, लेकिन हम तो उसे अपनी बहू बनाकर ले जा सकते हैं ना। वेरी गुड। आकाश गुस्से से तालियां बजाने लगा। अच्छा है, ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, अपनी बहू को ही ले जाइए, मैं नहीं जा रहा, कहता हुआ गुस्से में पैर पटकता अपने कमरे में चला गया। आकाश रुको। आकाश अब की बार रक्षित की आवाज़ में भयंकर गुस्सा था। अगर तुम इसी वक्त वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी जगह अर्नब को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दूंगा। आकाश के कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। वो पीछे घूमा, उसकी आंखों में आंसू थे। एक बार बिजनेस के से बेदखल करने की धमकी देकर आपने ज़बरदस्ती एक गंवार औरत को मेरे गले बांध दिया, और अब फिर वही धमकी। अगर आज फिर मैं इस धमकी के आगे झुका तो आप ज़िंदगी भर मुझे झुकाते रहेंगे। अर्नब को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है तो आपको बना दीजिए। मैं अभी 15 मिनट में आपको अपना रेजिग्नेशन भेजता हूँ। आकाश सुन तो शोभा उसे टोकती हुई बोली। अर्नब का तो सर घूम गया। मैं और मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट का माँ भी नहीं आता मुझे। एग्जाम में पीछे बैठे विद्युत की कॉपी टीप कर मैं पास होता हूँ जैसे तैसे। मैं क्या घंटा बिजनेस संभालूंगा? अब तो भाई को ही मनाना पड़ेगा, वरना डैड मेरे सर पर बिजनेस की तलवार टांग देंगे। इधर कोने में खड़ी धृति की काजल और लाइनर से सजी हुई गोल मटोल आंखों में समुंदर उमड़ आया। इससे पहले उसे आकाश की बातों का कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज सबके सामने, यहाँ तक कि नौकरों के सामने आकाश ने उसकी इतनी बेइज्जती कर डाली। वो रक्षित और शोभा को देखे बिना दौड़ते हुए दादी माँ के कमरे में चली गई और उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। क्या हुआ हमारी सोन चिड़ैया को? हैं, देखी तो तनिक कितनी नीक लग रही है हमारी बिटवा, कहते हुए दादी ने दुलार करते हुए उसका सुंदर सा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अरे रोती कहाँ है हमारी चिड़ैया? कोई कछु बोला का? चिकुआ कुछ कहिस का? दादी धृति पर लाड़ बरसाती हुई बोली। दादी की बात सुनकर धृति ने बच्चों की तरह दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चिकुआ कौन है दादी अम्मा? अरे तुहार पति आकाश बिटवा को छोटे पर सभी चिकू ही कहत बुलावत हैं। अभी तक रो रही धृति दादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों की कोरें अभी भी गीली थी। ही सच्ची दादी, इनका बचपन का नाम चीकू था क्या?
दादी धृति को आकर्ष के बचपन के किस्से सुनाने लगी। धृति मजे से दादी की गोद में सर रखे हुए अपने खड़ूस पति के बचपन की शैतानियों को सुन सुनकर हंसे जा रही थी। वो अपनी सारी तकलीफ भूल गई। नीचे जो कुछ भी हुआ मानो अब उसे याद ही ना हो। घर के सभी लोग इवेंट में जा चुके थे। धृति ने बड़े प्यार से दादी के लिए चाय बनाई, साथ में नमक पारे का नाश्ता भी था, और वापस बैठकर दादी की कहानियां सुनने लगी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। ऐसी खुशमिजाज और मस्तमौला लड़की का दिल दुखाकर न जाने आकर्ष को क्या मिलता था। इधर कार में बैठा अर्नब गुस्से से आकर्ष को देखे जा रहा था। रक्षित और शोभा दूसरी कार में थे। आप धृति के साथ ऐसा क्यों करते हैं भाई? इतनी भी बुरी नहीं है वो। आकर्ष चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ बोलेंगे? क्या गलती है उसकी जो उसे बिना बात के इतना सुना देते हैं? वो तो कभी आपके किसी भी काम में दखल नहीं देती, अर्नब ने कहा। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है, आकर्ष बोला। हाँ, लेकिन अगर आपके स्टेटस की कोई होती तो आप इतने गर्व से सीना चौड़ा करके उसकी हिम्मत की दाद ना दे रहे होते। वो मासूम है, चुप रह जाती है, इसलिए आपको लगता है कि उसमें हिम्मत नहीं है, अर्नब बोला। आकर्ष ने कहा, तुम्हें उससे इतनी सिंपैथी क्यों है? क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है और हर इंसान अपने परिवार के लोगों की फिक्र करता है, अर्नब ने बोला। इतनी फिक्र तो तुम ही शादी कर लेते उससे, मुझे बलि का बकरा क्यों बनने दिया? अर्नब ने सर झुका लिया। अगर मम्मी पापा ने पूछा होता तो धृति जैसी लड़की के लिए मैं खुशी खुशी हाँ कर देता। आकाश को शौक सा लग गया। ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। अब उसे अर्नब पर गुस्सा आ रहा था। गुस्सा था या जलन पता नहीं, बस गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी थी और आकाश के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। इधर रात हो चुकी होती है, लेकिन आकाश और उसका परिवार अभी वापस नहीं आया था। धृति दादी माँ को प्यार से दलिया बनाकर अपने हाथों से खिलाती है। खाने के बाद उनका मुंह साफ करती है और बिस्तर की सलवटें सही कर आराम से उन्हें लिटा देती है। वहीं पास में बैठे वो आंख मूंदकर सबके आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो आंख बंद करती है उसे फिर से शाम का घटनाक्रम याद आने लगता है। वापस उसकी आंखों से मोती लुढ़कने लगते हैं। वो अपने कमरे में आती है और एक कागज़ और कलम ढूंढकर लिखना शुरू कर देती है। डियर चीकू जी। तो दोस्तों, आज इतना ही। कहानी के अगले भाग में फिर इस कहानी को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।